नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की सीरीज़ में। आज हम कवर करेंगे बायोडाइवर्सिटी को। हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होते हैं, बायोडाइवर्सिटी की मेजरमेंट कैसे की जाती है और बायोडाइवर्सिटी के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। होलिस्टिकली हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लिविंग, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, विविधता। क्या होता है, विविधता। तो यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी लिविंग बींग्स हैं, अलग अलग स्पीसीज़ हैं और उनमें काफ़ी विविधता है, यानी कि अलग अलग स्पीसीज़ हैं, अलग अलग लिविंग बींग्स हैं। ये एक लेमैन लैंग्वेज में मतलब हुआ बायोडाइवर्सिटी का, जहाँ पे लिविंग बींग्स की क्या है, विविधता है। बायोडाइवर्सिटी को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहा जाता है। यहाँ पे होता क्या है, वेराइटी ऑफ लिविंग थिंग्स, अलग अलग वेराइटी के लिविंग बींग्स, जिसमें एनिमल्स भी आएंगे, प्लांट्स भी आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आएंगे, सूक्ष्म जीव जो हमें आंखों से नहीं दिखते हैं, और जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, अलग अलग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो ये कंटेन कर रहे हैं, और ये सारे एक जगह मिलके एक इकोसिस्टम को बना रहे हैं। इसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग उनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और वो एक रीजन में एक इकोसिस्टम को बना रहे हैं, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी। तो ये बेसिकली एक वेब ऑफ लाइफ बनाता है, जो कि इंटीग्रल पार्ट है एक इकोसिस्टम का, और एंटायरली जितने भी अलग अलग बीइंग्स हैं वो इसके ऊपर डिपेंड होते हैं। अगर हम बायोडाइवर्सिटी के लेवल्स की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के 3 लेवल्स होते हैं, जेनेटिक, स्पीसीज़ और इकोसिस्टम। ये तीनों लेवल्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी अपनी अपनी कुछ खासियत है, जिसकी वजह से हम इसे एक सेपरेट कंपोनेंट की तरह स्टडी करते हैं। तो आइए एक एक करके अब हम लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी को कवर करते हैं। सबसे पहले आता है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी होती है जहाँ पे विद इन अ स्पीसीज़, एक स्पीसीज़ के अंतर्गत ही वेराइटी ऑफ जीन्स होते हैं। एक स्पीसीज़ है और इसे एक स्पीसीज़ के अंदर ही क्या होते हैं, अलग अलग जीन्स पाए जाते हैं। जैसे मान लो ह्यूमन बींग्स हैं, ये ह्यूमन बींग की स्पीसीज़ है, इसके अंदर अलग अलग जीन्स पाए जाते हैं। ये एक मान लो टाइगर की स्पीसीज़ है, ये लायन है, मान लो ये बर्ड है, कोई स्पैरो मान लीजिए इसको, इनके अंदर क्या है, अलग अलग वेराइटी है जीन्स की विद इन अ स्पीसीज़। एक ही स्पीसीज़ के अंदर वेराइटी ऑफ जीन्स जहाँ पे पाई जाती है, उसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी को अलग अलग वेरियस लेवल्स पे मेज़र किया जा सकता है, जिसमें पॉपुलेशन, स्पीसीज़, कम्युनिटी या फिर बायोम, ये अलग अलग लेवल्स आते हैं जिन पे हम बायोडाइवर्सिटी को मेज़र कर सकते हैं। तो इसका अगर हमने एग्जांपल देखना है तो देखिए, इंडियन टाइगर्स की पॉपुलेशन रिड्यूस हुई क्योंकि वहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी की हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हुई। मान लो ये इनका हैबिटेट है, यहाँ पे इंडियन टाइगर्स रहते हैं, हमने इसकी फ्रेगमेंटेशन शुरू कर दी। मान लो यहाँ से रास्ता निकाल दिया, या इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, फ्रेगमेंटेशन हो गई। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे रह रहे हैं, कुछ यहाँ रह रहे हैं, कुछ यहाँ रह रहे हैं, कुछ यहाँ रह रहे हैं, तो इसकी वजह से इनका जो पॉपुलेशन है वो रिड्यूस होती गई, क्योंकि यहाँ पे हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हुई। तो ये जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये इवोल्यूशन और एडेप्टेशन का एक जो फाउंडेशन है वो सर्व करती है। इवोल्यूशन और अडेप्टेशन, इवोल्यूशन आप सब जानते हैं, जैसे ह्यूमंस की बात करें तो हम बोला जाता है कि एप्स से आए हैं, तो जैसे डायोपिथेकस है, निएंडरथल्स हैं, होमो इरेक्टस हैं, फिर होमो सेपियंस हैं, तो ये इवोल्यूशन है। अब जीन्स में थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, इसकी वजह से इवोल्यूशन हो रहा है, इसी की वजह से अडेप्टेशन हो रही है। तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि ये एक फाउंडेशन की तरह सर्व करती है इवोल्यूशन और अडेप्टेशन के लिए। ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी अगर एक स्पीसीज़ या एक पॉपुलेशन के अंदर होगी तो इसका मतलब है कि उस पॉपुलेशन में ज़्यादा एबिलिटी है कि जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं वो उसके साथ अडेप्ट कर सकें। अगर आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं है तो फिर आपका ना तो इतना इवोल्यूशन हो सकता है और ना ही एडेप्टेशन हो सकती है।
जेनेटिक डाइवर्सिटी और ग्रेटर जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन अ स्पीसीज या पॉपुलेशन इन्हेंस करती है उस पॉपुलेशन या उस स्पीसीज़ की एबिलिटी को कि जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं वो उन्हें अच्छे से अडेप्ट कर सकें। अगर कम जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी तो इसकी वजह से फिर यूनिफॉर्मिटी आएगी और यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यूनिफॉर्मिटी यानी कि कोई विविधता हमें ज़्यादा एक स्पीसीज़ के विद इन नहीं देखने को मिलेगी, सारे एक जैसे ही देखेंगे, एक जैसे ही कंडीशन में जीवन यापन कर पाएंगे। थोड़ा सा अगर एनवायरमेंटल चेंज आया तो वहाँ पे वो अडेप्ट नहीं कर पाएंगे और एक्सटिंक्शन तय है। तो लेसर जेनेटिक डाइवर्सिटी यूनिफॉर्मिटी देती है और यहाँ पे जो इंडिविजुअल है ये अनलाइकली है कि चेंजिंग कंडीशन के साथ अडेप्ट कर पाए। फिर आता है स्पीसीज़ बायोडाइवर्सिटी। स्पीसीज़ बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि एक हैबिटेट या एक रीजन में वैरायटी ऑफ स्पीसीज़। अब पहले क्या था, पहले एक ही स्पीसीज़ के अंदर वेरिएशंस थी, जेनेटिक वेरिएशन। अब ये एक रीजन है और इसके अंदर अलग अलग स्पीसीज़ हैं, तो इन अलग अलग स्पीसीज़ के बीच में जो डाइवर्सिटी होगी उसको हम कहेंगे स्पीसीज़ डाइवर्सिटी या स्पीसीज़ बायोडाइवर्सिटी। एक हैबिटेट या एक रीजन के विदिन, एक रीजन के अंदर यहाँ पे जो अलग अलग स्पीसीज़ पाई जा रही हैं, वैरायटी ऑफ स्पीसीज़, उन्हें हम क्या बोलेंगे, स्पीसीज़ बायोडाइवर्सिटी। तो अब यहाँ पे सवाल आ जाता है कि कौन से ऐसे हैबिटेट्स हैं जहाँ पे हाई स्पीसीज़ डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो अगर हम कोरल रीफ्स की बात करें या फिर रेन फॉरेस्ट की बात करें तो रेन फॉरेस्ट या कोरल रीफ्स ये कुछ ऐसे हैबिटेट्स हैं जहाँ पे हाई स्पीसीज़ डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लो एक रीजन है जहाँ की फ़िज़िकल जोग्राफ़ी काफ़ी अच्छी है और वहाँ पे क्लाइमेट भी अच्छा है, तो यहाँ पे स्पीसीज़ डाइवर्सिटी हमें ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो रीजन है विद गुड क्लाइमेट एंड गुड फिज़िकल जोग्राफ़ी ये काफ़ी बेटर स्पीसीज़ डाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। अब यहाँ जब हम स्पीसीज़ डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो इसके दो लेवल्स होते हैं। रीजनल डाइवर्सिटी जो कि एक होल नेशन या एक कॉन्टिनेंट के किसी पार्ट को बताती है, जिसके तहत अलग अलग कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट कर सकती हैं। रीजनल डाइवर्सिटी जो पूरे एक देश की बताएगी या कॉन्टिनेंट के कुछ पार्ट की बताएगी जहाँ पे अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं वो रह रही हैं। और फिर एक आता है लोकल डाइवर्सिटी जो कि एक गिवन नेशन की डाइवर्सिटी है, एक नेशन, एक देश जहाँ पे अलग अलग लैटिट्यूड्स पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ रहती हैं। स्पीसीज़ डाइवर्सिटी में दो मेन कंपोनेंट्स भी आते हैं, फ्लोरल डाइवर्सिटी और फोनल डाइवर्सिटी। फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा किसे बोला जाता है, प्लांट्स के लिए, और फोना किसे कहा जाता है, एनिमल्स के लिए। तो जो डाइवर्सिटी हमें प्लांट्स में देखने को मिली फ्लोरल डाइवर्सिटी, जो हमें एनिमल्स में देखने को मिली फोनल डाइवर्सिटी, ये दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं स्पीसीज़ बायोडाइवर्सिटी के। फोनल माने एनिमल्स डाइवर्सिटी, फ्लोरल डाइवर्सिटी माने प्लांट्स की डाइवर्सिटी। फिर आता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होती है कि एक गिवन प्लेस में आपको वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम्स देखने को मिल रहे हैं। एक पर्टिकुलर गिवन प्लेस है, यहाँ पे आपको अलग अलग इकोसिस्टम्स देखने को मिल रहे हैं। तो एक गिवन प्लेस में जब अलग अलग इकोसिस्टम्स देखने को मिलते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर हैबिटेट डाइवर्सिटी और कम्युनिटी डाइवर्सिटी दोनों आते हैं। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में हम बायोटिक और एबायोटिक दोनों एलिमेंट्स को देखते हैं। बायोटिक माने कि लिविंग, एबायोटिक माने कि नॉन लिविंग। इन दोनों एलिमेंट्स को हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में देखते हैं और यही एक चीज़ है जो इस इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को जेनेटिक या फिर स्पीसीज डाइवर्सिटी से डिफ्रेंशिएट या डिस्टिंग्विश करता है। अब देखिए एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं तो स्पीसीज़ जो हैं वो अपने हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करती हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। जैसा एनवायरनमेंट है उस हिसाब से हम अपने आप को अडेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर इकोसिस्टम की जो स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी होती है वो इकोसिस्टम के द्वारा ही इन्फ्लुएंस होती है। इकोसिस्टम इटसेल्फ जो एक इकोसिस्टम में स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी है उसे इन्फ्लुएंस करता है। अब हम बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की मेजरमेंट कैसे की जाती है। देखिए बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसको दो कंपोनेंट्स के माध्यम से मेज़र किया जाता है, रिचनेस और इवननेस। रिचनेस का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ स्पीसीज़ कितनी हैं, एक पर्टिकुलर रीजन में, एक हैबिटेट में कितनी अलग अलग नंबर ऑफ स्पीसीज़
पाई जाती हैं, वो उसकी रिचनेस हुई। अब ये जो नंबर ऑफ स्पीसीज है इसको हम क्या बोलेंगे, स्पीसीज रिचनेस बोलेंगे। यहाँ पे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं ये जेनेटिकली या फिर फंक्शनली एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। इवननेस की बात करें तो इवननेस जो है वो प्रोपोर्शन है स्पीसीज़ का या फंक्शनल ग्रुप्स का जो एक पर्टिकुलर साइट में प्रेजेंट होते हैं। ज़्यादा इक्वल स्पीसीज़ अगर एक दूसरे के प्रोपोर्शन में पाई जाएंगी तो वहाँ पे माना जाएगा कि इस साइट में ग्रेटर इवननेस है, और अगर नहीं पाई जाएंगी तो यहाँ पे फिर लो इवननेस है। लो इवननेस इंडिकेट करता है कि बहुत ही ऐसी कम स्पीसीज़ हैं जो एक साइट को डोमिनेट करती हैं। तो रिचनेस तो हो गया नंबर ऑफ साइट्स। यहाँ पे बात आ रही है प्रपोर्शन की कि जो स्पीसीज़ है वो कितने प्रपोर्शन में एक पर्टिकुलर साइट पे अवेलेबल है। अगर ज़्यादा प्रपोर्शन में होगी तो वहाँ ग्रेटर इवननेस है, कम प्रपोर्शन में होगी तो लो इवननेस है। अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स के बारे में। आर.एच. विटेकर ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स को क्लासिफाई किया था अल्फ़ा, बीटा और गामा बायोडाइवर्सिटी में, या अल्फ़ा, बीटा और गामा डाइवर्सिटी में। आइए देखते हैं अल्फ़ा डाइवर्सिटी। अल्फ़ा डाइवर्सिटी जो है ये वो डाइवर्सिटी है विद इन अ स्पेसिफिक एरिया या स्पेसिफिक इकोसिस्टम जिसे मेजर किया जाता है नंबर ऑफ स्पीसीज, जिसको हम स्पीसीज रिचनेस भी बोलते हैं, पहले हमने इसको ऑलरेडी कवर किया। उसके माध्यम से अल्फ़ा डाइवर्सिटी को मेजर किया जाता है कि एक इकोसिस्टम में कितनी स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट हैं। ये जो एक विद इन स्पेसिफिक एरिया या स्पेसिफिक इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है, इस डाइवर्सिटी को हम अल्फ़ा डाइवर्सिटी बोलते हैं। बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया है और यहाँ पे कितने अलग अलग स्पीसीज़ हैं, इसको जो हमने मेज़र करना है वो जो डाइवर्सिटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी जो है वो स्पीसीज डाइवर्सिटी के चेंज को बताता है दो इकोसिस्टम्स में। मान लो ये एक इकोसिस्टम है, ये एक इकोसिस्टम है, यहाँ पे अपनी डाइवर्सिटी है इस प्रकार से और यहाँ पे अपनी डाइवर्सिटी है। तो अब इन दोनों इकोसिस्टम्स में जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है उसमें कितना चेंज है, उस चेंज को बताता है बीटा डाइवर्सिटी। फॉर एग्जांपल एक मान लो ग्रासलैंड एक इकोसिस्टम है और एक टेरेन एक इकोसिस्टम है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम और टेरेन इकोसिस्टम, इसमें अपनी डाइवर्सिटी है इस प्रकार से और इसमें अलग अपनी डाइवर्सिटी है, दोनों की अपनी अपनी डाइवर्सिटी है। इन दोनों की स्पीसीज डाइवर्सिटी में क्या चेंज है उसको हम बोलते हैं बीटा डाइवर्सिटी। फिर आता है गामा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी जो है वो ओवरऑल डाइवर्सिटी को मेजर करती है एक रीजन में जितने भी इकोसिस्टम्स हैं। हमने बीटा की बात करी तो वहाँ पे हमने कहा कि दो इकोसिस्टम्स में क्या चेंजेस हैं, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये मान लो ये एक पर्टिकुलर रीजन है तो इसके अंदर जितने भी अलग अलग इकोसिस्टम हैं, इन सारे इकोसिस्टम्स की जो ओवरऑल डाइवर्सिटी है, जितनी भी ओवरऑल डाइवर्सिटी है उसको हम गामा डाइवर्सिटी में स्टडी करते हैं। तो ये जो गामा डाइवर्सिटी है इसमें हम क्या मेजर कर रहे हैं, एक रीजन के अंदर जितने भी अलग अलग इकोसिस्टम्स हैं उन सारों की जो ओवरऑल डाइवर्सिटी है उसे हम गामा डाइवर्सिटी बोलते हैं। गामा डाइवर्सिटी जो है उसको ज्योग्राफिक स्केल स्पीसीज डाइवर्सिटी भी बोला जा सकता है। ज्योग्राफिक स्केल स्पीसीज डाइवर्सिटी, यह आपने ध्यान में रखना है। अब हम बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न्स को देखते हैं। पैटर्न्स क्या होते हैं बायोडाइवर्सिटी के? देखिए, बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के पैटर्न्स की बात करें तो वो दो तरीके के होते हैं, लैटिट्यूडिनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट और आता है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले लैटिट्यूडिनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट, ये क्या होता है? स्पीसीज डाइवर्सिटी अगर वो रेगुलर पैटर्न फॉलो करती है जब हम इक्वेटर से पोलर रीजन्स में जाते हैं। ये हैं इक्वेटर, ये हैं पोल्स। इक्वेटर से हम पोलर रीजन में गए, अगर रेगुलर पैटर्न फॉलो हुआ तो हम उसे बोलते हैं लैटिट्यूडिनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट, शॉर्ट फॉर्म LDG। स्पीसीज डाइवर्सिटी जो कि रेगुलर पैटर्न को फॉलो करती है जब हम इक्वेटर से पोलर रीजन्स की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये है हमारा इक्वेटर, ये आगे हमारे दो पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अब यहाँ पे ये इक्वेटर की आपके पास डाइवर्सिटी है, ये नॉर्थ पोल की आ गई, ये साउथ पोल की आ गई।
यहाँ पे इन दोनों में जो हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो है बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट, लैटिट्यूडनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट। ये हो गया बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट, लैटिट्यूडनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट। फिर आता है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। यहाँ पे जनरल ट्रेंड या पैटर्न जो है, इंक्रीज इन स्पीसीज रिचनेस विद इंक्रीजिंग एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसको हम स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप बोलते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपने इस पर्टिकुलर रीजन में डाइवर्सिटी को मेज़र किया, आपने इसमें डाइवर्सिटी को मेज़र किया, आपने बोला यहाँ पे इतने नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, इतने नंबर ऑफ एनिमल्स हैं, इतने नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, XYZ। अब आपने, ये एक रीजन है, आपने इतने रीजन को मेज़र किया है, अब आप इसका एरिया बढ़ा रहे हो, ये आपने इसका एरिया बढ़ा दिया। तो अब यहाँ पे आपने इधर भी स्टडी किया कि अच्छा यहाँ पे कितने नंबर ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है। फिर आपने इसका जो एरिया है वो और ज़्यादा बढ़ा दिया, ये लो और बढ़ा दिया। तो अब जैसे जैसे आप एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन, देखिए ध्यान से, पहले आपका सिर्फ इतना एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन था, अब आपका इतना एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया, फिर आपका इतना एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। जैसे जैसे आप अपना एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा रहे हैं, ऐसे करके एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, और अगर वहाँ पे स्पीसीज़ की जो रिचनेस है उसमें भी इंक्रीज़ आ रहा है, एक जनरल ट्रेंड या पैटर्न है इंक्रीज़ इन स्पीसीज़ रिचनेस, स्पीसीज़ की रिचनेस में भी इंक्रीज़ आ रहा है। कब? जब आप अपना एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीज़ कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं स्पीसीज़ एरिया रिलेशनशिप। पहले लैटिट्यूड था, इक्वेटर से पोल्स की तरफ, अब यहाँ पे इक्वेटर और पोल नहीं हो रहा है, यहाँ पे रीजन की बात हो रही है। आपने पहले इतने रीजन की डाइवर्सिटी देखी, फिर आपने इस रीजन की, फिर आपने इस रीजन की। जैसे जैसे एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ अगर स्पीसीज़ की रिचनेस इंक्रीज हो रही है, तो ऐसे ट्रेंड और पैटर्न को क्या डिस्क्राइब करता है, स्पीसीज़ एरिया रिलेशनशिप। यूजली लार्जर एरियाज कंटेन मोर स्पीसीज देन स्मॉलर एरियाज, छोटे एरियाज में कम स्पीसीज होंगी, बड़े एरिया में ज़्यादा स्पीसीज होंगी। क्या आएगा, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के सोर्सेज क्या हैं। सबसे पहले म्यूटेशन, माने कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अगर कहीं पे हो रही है, विविधता अगर कहीं पे आ रही है, तो वो क्यों आ रही है, किसकी वजह से आ रही है। सबसे पहले आता है म्यूटेशन। म्यूटेशन जो है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी को इंक्रीज़ करती है। कैसे? जब ये एक ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल है, मोस्टली डीएनए, कुछ केसेस में आरएनए भी होता है, मोस्टली डीएनए, उसे ये अल्टर करता है, यानी उसमें चेंजेस आते हैं। डीएनए में जो चेंजेस आएंगे उसको हम कहेंगे म्यूटेशन। अभी जैसे आपने कोविड के बारे में देखा, तो कोविड की जो बीमारी है वो भी किसकी वजह से आई, वो भी आई म्यूटेशन की वजह से। ये जो वायरस जो है ये पहले से था सार्स, लेकिन इसमें म्यूटेशन आई, क्या बन गया, कोविड, कोरोना वायरस, और उसको फिर कोविड दिया गया नाम। तो कोरोना वायरस, अब ये कोरोना वायरस से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को मैं अच्छे से अलग वीडियो में कवर कर चुका हूं, तो उसको जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे वायरस, इसकी हिस्ट्री, इससे रिलेटेड जो वैक्सीन्स बनी, कौन सी वैक्सीन किसने बनाई, सब चीज़ों को अच्छे से विस्तार से कवर किया है, ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अब यहाँ पे म्यूटेशन जो है वो क्या होता है, जब जेनेटिक मटेरियल में या मोस्टली डीएनए वो जब अल्टर होता है तो उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। और जब डीएनए में चेंज आएंगे तो फिर वो जो जिसमें चेंज आया है उसमें भी कुछ ना कुछ बदलाव आएगा डीएनए की वजह से, जेनेटिक मटेरियल की वजह से। तो इसलिए जब जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आए तो व्यक्ति में चेंजेस आए, उसको हमने म्यूटेशन बोला। और वो चेंजेस ही क्या हैं, डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो म्यूटेशन जेनेटिक डाइवर्सिटी को इंक्रीज करता है। हालांकि म्यूटेशन से जो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी आने का प्रोसेस है ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है, इसमें कई साल लग जाते हैं। और बाकी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी के तरीके हम आगे देखेंगे वो थोड़े फास्ट हैं, मगर ये काफ़ी स्लो है। तो लोकल डाइवर्सिटी जो है ये इंक्रीज तो करेगा लेकिन ये बड़े साल लगाएगा, मतलब ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। स्पीशिएशन की बात करें तो एक नई स्पीसीज़ को क्रिएट करना, क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीसीज़, इसे हम बोलते हैं स्पीशिएशन। अब ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब एक स्पीसीज़ में एक ग्रुप जो है वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाता है और डाइवर्ज हो जाता है।
एक स्पीसीज़ है, ये एक स्पीसीज़ है, इसका एक ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये क्या हो गया, अलग हो गया, आइसोलेट हो गया रिप्रोडक्टिवली और डाइवर्ज हो गया, तो इससे स्पीशीएशन आएगी, नई स्पीसीज़ की क्रिएशन होगी। अब ये अलग अलग तरीक़ों से हो सकता है, जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन है, कंपटीशन है, म्यूटेशन है, इन तीनों की वजह से स्पीशीएशन हो सकती है। फिर आता है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन जो है वो डाइवर्सिटी को इंक्रीज़ करती है, क्योंकि नए इंडिविजुअल्स या कई बार नए स्पीसीज़ नए एरिया में एंटर होते हैं। जैसे मान लो ये एक एरिया है, अभी यहाँ पे नए तरीके के जो स्पीसीज़ हैं वो एंटर हुए, तो इन्होंने भी क्या इंक्रीज़ करी, इन्होंने भी डाइवर्सिटी इंक्रीज़ करी। अब ये डाइवर्सिटी इंक्रीज़ करने की बात तो हो रही है, लेकिन ये तभी होगी अगर ये जो नए स्पीसीज़ हैं ये यहाँ पुराने स्पीसीज़ के जितने भी अलग अलग बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, डाइवर्सिटी है, उसके साथ मिल बांट के रहें। कई बार ऐसा नहीं होता है, कई बार जो पहले से यहाँ पे उपस्थित हैं वो या तो इनको मार देंगे, अगर ये पावरफुल हैं तो ये इन्हें मार देंगे या मारने का प्रयास करेंगे, या फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर फिर ज़्यादा दबाव पड़ेगा, तो इसकी वजह से कई स्पीसीज़ की मौत भी हो सकती है। यही तो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो यहाँ पे अगर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात शुरू हो जाती है तो फिर तो ये डाइवर्सिटी के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पे जब भी कोई नई स्पीसीज़ एक एरिया में एंटर होगी तो वो भले ही डाइवर्सिटी इंक्रीज़ करेगी, मगर वो तभी होगा जब जो वहाँ के ऑलरेडी जो वहाँ पे डाइवर्सिटी है, जितने भी बर्ड्स या एनिमल्स हैं, तो वो उन्हें एज इट इज़ एक्सेप्ट करें, और ये जो नए इंट्रोड्यूस हो रहे हैं ये भी उन्हें एक्सेप्ट करें। तो इमिग्रेशन का ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है कि ये डाइवर्सिटी इंक्रीज़ कर सकता है, लेकिन ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो रेट एट विच इमिग्रेशन हैपन डिपेंड ऑन द साइज ऑफ एरिया इन क्वेश्चन। अब किस रेट पे इमिग्रेशन होगी ये किस पे डिपेंड करता है कि जिस एरिया जहाँ पे इमिग्रेशन हो रही है उसका साइज़ कितना है, वहाँ पे कितनी स्पीसीज़ ऑलरेडी मौजूद हैं, और ये जो एरिया है ये सोर्स ऑफ इमिग्रेशन से कितना नज़दीक है। कि सोर्स ऑफ इमिग्रेशन माने जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि ये स्पीसीज़ अगर इमिग्रेट हो रही हैं यहाँ पे, तो ये कहाँ से इमिग्रेट हो रही हैं, मान लो ये इस एरिया से इमिग्रेट हो रही हैं, तो ये दोनों एरियाज़, ये जो सोर्स ऑफ इमिग्रेशन है ये इस एरिया जो क्वेश्चन में है जहाँ पे इमिग्रेशन हो रही है ये उससे कितना क्लोज़ है। सबसे पहले क्लोजनेस देखी जाएगी, फिर देखी जाएगी कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा स्पीसीज़ ऑलरेडी रह रहे हैं, और तीसरा कि जहाँ पे इमिग्रेशन हो रही है उस एरिया का साइज़ कितना है। तो इन सारी फैक्टर्स के ऊपर इमिग्रेशन डिपेंड करती है। फिर आता है ससेशन। देखिए ससेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे एरिया जो है वो गेन किया जाता है सक्सेसिव कम्युनिटी के द्वारा ऑर्गेनिजम्स की, और यहाँ पे एक अलग जो स्पीसीज़ है उसे रिप्लेस कर दिया जाता है एंड पॉइंट पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये एक पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे ये स्पीसीज़ रहती है। अब क्या हुआ, अब ये स्पीसीज़ जो है ये यहाँ पे एंटर करी, तो यहाँ पे ये वाली जो स्पीसीज़ है इसको इन्होंने कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया, ये चले गए या मर गए मान लो, और ये जो स्पीसीज़ है इसने यहाँ पे पूरा कब्जा कर लिया। तो यहाँ पर एक स्पीसीज़ एक पूरे के पूरे एरिया को गेन कर रही है, जीत रही है, और जो दूसरी स्पीसीज़ है वो उसे कम्प्लीटली रिप्लेस कर दे रही है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया ससेशन। अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो जब भी हम किसी रीजन की बायोडाइवर्सिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को एसेस करते हैं तो वहाँ पे 3 प्राइमरी एट्रीब्यूट्स हैं जिन्हें कंसीडर किया जाता है। सबसे पहला आता है कॉम्पोजिशन, फिर आता है स्ट्रक्चर, और फिर आता है फंक्शंस। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है कॉम्पोजिशन। यहाँ पर हम इकोलॉजिकल सिस्टम को आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी वैरायटी को देखते हैं। यहाँ पे जितने भी स्पीसीज़ इस एरिया में या इकोसिस्टम में रहती हैं इनकी लिस्ट बनाते हैं, और फिर यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है इसे मेज़र करते हैं कि यहाँ पे स्पीसीज़ रिचनेस कितनी है और स्पीसीज़ में डाइवर्सिटी कितनी है। एक स्पीसीज़ इसकी कितनी पॉपुलेशन है और अलग अलग यहाँ पे कौन कौन सी स्पीसीज़ हैं।
तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, स्पीसीज़ रिचनेस और डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज़, यहाँ पे इन सारों को मेज़र किया जाता है एक एरिया या इकोसिस्टम में जहाँ पे अलग अलग लिस्ट ऑफ स्पीसीज़ रहती हैं। तो ये हो गया कॉम्पोजिशन। फिर आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे हम फिज़िकल पैटर्न देखते हैं सिस्टम का, कि यहाँ पे हैबिटेट कम्प्लेक्सिटी क्या है, इसे मेज़र किया जाता है विद इन कम्युनिटी। फिर यहाँ पे हैबिटेट का पैटर्न क्या है, या लैंडस्केप जो स्केल है उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, इन सारी चीज़ों को स्ट्रक्चर में देखा जाता है। हैबिटेट का पैटर्न क्या है एक कम्युनिटी के विद इन, हैबिटेट कम्प्लेक्सिटी क्या है, और इसके अलावा लैंडस्केप स्केल में जो बाकी एलिमेंट्स हैं उन सारों को हम यहाँ पे मेज़र करते हैं। फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा इकोलॉजिकल या इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस का रिज़ल्ट होता है। यहाँ पे प्रीडेशन आ सकती है, जीन फ्लो हो सकता है, नेचुरल डिस्टर्बेंस हो सकती है, माइकोराइजा एसोसिएशन होती है। क्या होती है माइकोराइजा? रूट फंगस एसोसिएशन, इसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। लाइकन और माइकोराइजा दो चीज़ें होती हैं। माइकोराइजा को हम रूट फंगस या प्लांट फंगस सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं, और दूसरी तरफ आता है लाइकन जो कि एल्गा और फंगस इन दोनों की एक सिम्बायोटिक पार्टनरशिप होती है। तो यहाँ पे माइकोराइजा यानी रूट फंगस एसोसिएशन। फिर आती है सॉइल डेवलपमेंट, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, ये सारे उसके फंक्शंस का पार्ट बनते हैं। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो प्रीडेटर प्रे सिस्टम है, वाटर प्यूरिफिकेशन है, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग है, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स आते हैं। तो ये था दोस्तों बायोडाइवर्सिटी। हमने देखा बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इसके लेवल्स क्या होते हैं, मेज़र कैसे किया जाता है, एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं, सारी चीज़ों को हमने विस्तार से कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाकी बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या होता है और ह्यूमन बायोडाइवर्सिटी क्या है, इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से अलग वीडियो में कवर करने वाले हैं। सारों को अगर मैं यहीं पे कवर कर देता तो फिर काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाती, इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ एक बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक को कवर किया है अच्छे से विस्तार से एग्जाम्पल्स के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर के बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के ऊपर भी मैंने और वीडियोज़ बनाई हैं, जाइए मेरी प्लेलिस्ट में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, वहाँ पे आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। बाकी जीके, करंट अफेयर, जीके टिक्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।